हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो हमारी न्यू पैटर्न कॉपी है उसमें हम आज 3 नंबर के प्रश्न देखने वाले हैं कि 3 नंबर के प्रश्न को हम किस तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं और 3 नंबर के प्रश्नों को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये हम विज्ञान का देखेंगे। विज्ञान में हम बायोलॉजी, जीव विज्ञान का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। दूसरी बात फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अभी 2 दिन का हमारे चैनल पर अभी 2 दिन का एक ऑफ़र भी चल रहा है जिसमें 26 तारीख तक आपको सभी सॉफ्ट कॉपी पे 15% का डिस्काउंट और हार्ड कॉपी पे 10% का डिस्काउंट है। तो आप जो भी नोट लेने का सोच रहे हैं तो अभी आज और कल में आप ले सकते हैं, जिसमें सॉल्ड पेपर, 3 मार्कर, सभी जितने भी हमारे नोट्स हैं सभी में डिस्काउंट रहेगा। पहला है, और ये जो डिस्काउंट रहेगा वो कुरियर में रहेगा। मेन जो नोट्स है उनमें नहीं रहेगा। हार्ड कॉपी का जो भी कुरियर चार्ज लगता है वो आपका ऑफ हो जाएगा। पहला है शैवाल। शैवाल क्या होता है? तो शैवाल पर्णहरित युक्त होते हैं। देखिए, पर्ण मतलब होता है जो पत्तियां होती है और हरित मतलब होता है हरा। तो मतलब ये हरे होते, इनमें पर्ण पाया जाता है और ये हरे होते हैं तो ये पर्णहरित युक्त होता है। क्या होता है शैवाल? शैवाल पर्णहरित युक्त होता है। स्वपोषी थैलसी पादप। थैलसी मतलब होता है जो एकदम भरे हुए रहते हैं, थैली टाइप के रहते हैं। थैलसी पादप होता है ये। और स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। तो शैवाल के बारे में आप 3 पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि पर्णहरित युक्त होते हैं, स्वपोषी थैलसी पादप होते हैं और इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। आपको ये होता है, करता है, इसने, किसने, ये 3 नंबर में नहीं लिखना है। आपको जो जो मेन पॉइंट है, अगर आपको पॉइंट में लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पैरा में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। शैवाल पर्णहरित युक्त होते हैं, इनमें स्वपोषी थैलसी पादप पाया जाता है तथा इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। ये 3 लाइन लिखने की अपेक्षा अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा पादपों का वह वर्ग होता है जिसमें संवहन ऊतकों का सबसे पहले विकास हुआ है। टेरिडोफाइटा, ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये पादपों का वर्ग होता है। ये टेरिडोफाइटा पादपों में है के जो बांटने में इनका इसको बांटा गया है। तो इसमें संवहन ऊतकों का सबसे पहले विकास हुआ। टेरिडोफाइटा के जो विकास चरण में संवहन ऊतकों का सबसे पहले विकास हुआ और इसे पादप जगत का सरीसृप भी कहा जाता है। पादप जगत का क्या कहा जाता है? सरीसृप भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी कि पादप जगत का सरीसृप किसको कहा जाता है? तो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। अनुकूलन क्या होता है कि कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां हो, व्यक्ति वहाँ पे रहने के लिए स्वयं को अनुकूलित कर लेता है, वहाँ पे खुद को रहने योग्य बना देता है, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव स्वयं को किसी विशेष वातावरण या विशेष स्थिति में रहने के लिए अनुकूलित करता है। जैसे कि कुछ पौधे केवल मरुस्थल में ही उगते हैं और कुछ पौधे केवल जल में ही उगते हैं। अगर उनको जल वाले पौधों को अगर हम ज़मीन पे ले आएँ या मरुस्थल वालों को जल में ले जाएँ, जल वालों को मरुस्थल में ले जाएँ, तो वो उस समय नहीं उगेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी जो जातियाँ आती जाएंगी धीरे धीरे, तो वो स्वयं को वहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित कर लेंगे। नेक्स्ट है फ्लोएम ऊतक। देखिए, 2 प्रकार के ऊतक उसमें पौधों में मेनली जो काम करते हैं वो है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जड़ों से पानी को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है और फ्लोएम क्या करता है? जो जड़ जो खाद्य पदार्थ बनाती है तो वो उसको ऊपर तक ले जाता है। तो फ्लोएम ऊतक के बारे में हम क्या लिखेंगे? पादपों में पाए जाने वाला प्रमुख ऊतक है। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है। पत्तियां जो खाद्य पदार्थ बनाती हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। इसका संगठक जो होता है चालनी नलिकाएं होती हैं, मतलब चालनी नलिकाओं की सहायता से ये खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है। नेक्स्ट है अस्थि। इस अस्थि में आपको ये नहीं लिखना है कि मानव शरीर में ये उतनी होती हैं, ये बच्चों में इतनी होती है। ये अस्थि आपको इस तरह से नहीं लिखना है। यहाँ पे आप लोग को लिखना है ठोस और मजबूत आलंबी ऊतक। अस्थि का मेन उसके हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि ठोस और मजबूत आलंबी ऊतक होते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। अस्थि में आधात्री का निर्माण
ओसीन नामक प्रोटीन से होता है। अस्थि का जो रस होता है उसका यादात्री का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? ओसीन नामक प्रोटीन से होता है अस्थि की यादात्री का निर्माण। नेक्स्ट है कलश कोशिकाएं क्या हैं? तो कलश कोशिकाएं जो होती हैं वो कशेरुकियों की आंत में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? कशेरुकी की आंत में पाई जाती हैं। ये रूपांतरित स्तंभ कोशिकाएं होती हैं। इसमें श्लेष्मा नामक द्रव्य इसमें से स्नावित होता है। कौन सा द्रव्य स्नावित होता है? इसमें से श्लेष्मा नामक द्रव्य स्नावित होता है। एक कलश टाइप का इस तरीके से ये होती हैं, तो आप इस तरह से चित्र बना सकते हैं। तो कशेरुकियों की आंत में पाई जाती हैं, रूपांतरित स्तंभ कोशिकाएं होती हैं, श्लेष्मा नामक द्रव्य स्नावित करती हैं। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। कुछ वीडियोस की जो नोट्स की रिव्यू है वो लिंक भी मिल जाएगी। साथ में आप इंस्टा मोजो द्वारा भी हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं और डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप करके भी नोट्स परचेस कर सकते हैं। इस सभी कुछ जो हमारे मेरे नोट्स हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बहुत सरल तरीके से पूरे टॉपिक कवर किए गए हैं। मास्ट कोशिकाएं क्या होती है? मुख्य रूप से रक्त वाहिनी की भित्ति में पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं क्या होती हैं? रक्त वाहिनी जो होता है उसकी भित्ति में पाई जाती हैं मास्ट कोशिकाएं। इनका कार्य क्या होता है? प्रतिस्कंदक पदार्थों का स्नावन करना, हिस्टामिनन पदार्थों का स्नावन। क्या? प्रतिस्कंदक पदार्थों का स्नावन और हिस्टामिनन पदार्थों का स्नावन, दो कार्य होते हैं मास्ट कोशिकाओं के। तो मुख्य रूप से रक्त वाहिनी की भित्ति में पाई जाती हैं, प्रतिस्कंदक पदार्थों का स्नावन करती हैं, दूसरा हिस्टामिनन पदार्थों का स्नावन करती हैं। नेक्स्ट है लार ग्रंथि गुणसूत्र। तो ये पॉलिटिन लार ग्रंथि गुणसूत्र को पॉलिटिन गुणसूत्र भी कहा जाता है। इसकी खोज बॉल्बियानी ने की थी। इसमें पुनः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। लार ग्रंथि गुणसूत्र में पुनः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, मतलब जब एक बार ये द्विगुणन कर लेती हैं तो बार बार ये गुणित हो जाती हैं। इनको लार ग्रंथि गुणसूत्र को पॉलिटिन गुणसूत्र भी कहा जाता है। किसने खोज की? इसकी बॉल्बिया ने। अगर आपसे पॉलिटिन गुणसूत्र आ जाएगा तो भी आप यही लिख देना और ये लिख देना, इसको लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। बॉल्बियानी ने खोज की और द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है यकृत। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है और इसमें 2 पालियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, 1.5 से 2 किलो वजन और इसमें 2 पालियां होती हैं। नेक्स्ट है पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय में पित्तरस एकत्रित होता है। ये यकृत के ऊपर होता है और यकृत के ऊपर एक थैलीनुमा रचना होती है। पित्ताशय क्या होता है? यकृत होता है, हमारे जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसके ऊपर एक थैलीनुमा रचना पित्ताशय होती है। इस यहाँ से एक नली पित्त रस को ग्रहणी में पहुँचाती है। मतलब ग्रहणी में पित्त रस जरूरी होता है पित्त के लिए, पेट के लिए। तो पित्ताशय से एक नली जाती है और उस पित्त रस को ग्रहणी में पहुँचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसा। बसा क्या होता है? बसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के लिए एक आवश्यक घटक होता है पोषण प्रदान करने का। ताप नियंत्रण करता है, मतलब शरीर में ताप को नियंत्रण करने में मदद करता है और शरीर को आकृति प्रदान करता है। ज़्यादा बसा के जो लोग होते हैं जिनमें ज़्यादा फैट सेल्स हो जाती हैं तो उनका शरीर का आकार जो होता है बेडोल हो जाता है, तो ये शरीर को आकृति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है निश्वसन। इस क्रिया में बाहर की शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंचती है। बाहर की जो शुद्ध वायु होती है वो फेफड़ों में पहुंचती है। इसके कारण पसलियों में जुड़ी पेशियां संकुचित होने लगती हैं। इस क्रिया में बाहर की शुद्ध वायु क्या होता है? फेफड़ों में पहुंचती है और इसके कारण पसलियों से जुड़ी जो पेशियां होती हैं वो संकुचित होती हैं, मतलब सिकुड़ने लगती हैं। निश्वसन में 2 श्वसन होते हैं। श्वसन आपने पढ़ा होगा, निश्वसन और निश्वसन। वो एक अंदर का होता है और एक बाहर का होता है। क्लोन क्या होता है? क्लोन एक ऐसी जैविक रचना होती है जो एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब जो क्लोन होता है उसमें 2 जनकों की जरूरत नहीं होती, एक जनक द्वारा ही अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है और इसकी जनक के समरूप होता है, जैसा जनक होता है वैसा ही ये हो जाता है। नेक्स्ट है मेंडल आनुवंशिकी का इनको जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किए थे। ये जर्मन भाषी एक वैज्ञानिक है। तो आनुवंशिकी का जनक, मटर के दानों पर इन्होंने प्रयोग किया और जर्मन भाषी ये वैज्ञानिक है। अब हम पढ़ते उत्परिवर्तन। उत्त मतलब होता है अचानक से सडनली होने वाला परिवर्तन, उत्परिवर्तन कहलाता है। शरीर में अचानक होने वाला परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी व्रीज ने की थी। जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन होता है। जीन की संरचना में कोई अचानक परिवर्तन आ जाता है तो भी उत्परिवर्तन होता है। इसका डार्विन ने जो आपने
11th-12th में बायो पढ़ा होगा तो अपने इनको पढ़ा होगा डार्विन को, तो उन्होंने भी इनको इसके बारे में बताया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन और ये पूरी ऑफ़र की जानकारी। आप देख सकते हैं आज रात 12 बजे से, मतलब कल का ये था, तो 26 जनवरी रात 12 बजे तक है। सभी सॉफ्ट कॉपी पे 15% और हार्ड कॉपी पे 10% है। ये मेरा फुल पैकेज है, आप देख सकते हैं। इसमें 61 बुकलेट आपको प्रीलिम्स और मेंस का मिलेगा। साथ में ये सॉल्व पेपर है, जिसमें आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो हैंड रिटन तरीके से सॉल्व मिलेगा, जो आपको एग्ज़ाम में रिविज़न करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं कोई भी नोट्स, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारी भारत और मध्य प्रदेश की यादें भी परचेज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में आपको ये दोनों उपलब्ध हो जाएगा। इन सब के साथ आपको एक न्यू नोट्स पेड ग्रुप भी मिलेगा। पेड ग्रुप में मैं रोज़ करंट अफेयर से संबंधित मेंस के आंसर्स देती हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।